ईथन को तुरंत महसूस हुआ कि उसका नाक और मुंह तौलिए से दब गया है, जिससे वो सांस नहीं ले पा रहा था। हे भगवान, ये लड़की अपने होने वाले पति का मर्डर करने की कोशिश कर रही है। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने चुपके से अपने हाथ का इस्तेमाल करके तौलिए को नीचे खींचा, लेकिन अगले ही पल उसकी नजरें सीधे ग्रेस की आंखों से मिल गईं। ग्रेस बिस्तर के पास खड़ी थी, हाथ क्रॉस किए हुए, ठंडे अंदाज में उसे घूर रही थी। आह, बहुत बढ़िया, युवा मास्टर फोर्ड, तुम सच में सोने का नाटक कर रहे थे। ईथन अजीब तरीके से हंसा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ग्रेस। ग्रेस ने अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरा। गुड मॉर्निंग युवा मास्टर फोर्ड। सूरज आसमान में बहुत ऊपर आ गया है। क्या? कौन ऊपर आ गया है? ग्रेस, तुम्हारे उस दिमाग में क्या चल रहा है? जल्दी करो और उठ जाओ ग्रेस। तुम्हें मुझे ठीक होने का मौका देना चाहिए, है ना? मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं है। नहीं, ठीक होने की ऐसी की तैसी। क्या तुम थोड़े और इम्प्रेसिव नहीं हो सकते? मैं भी इम्प्रेसिव होना चाहता हूँ, लेकिन शरीर इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। आह, मास्टर फोर्ड, किसने कहा था तुमसे इतनी ज़्यादा पीने के लिए? अब खुद को देखो, मैदान में फंसे इंसान की तरह। अनैच्छिक हरकतें, समझे? बकवास बंद करो। जल्दी करो ग्रेस। क्या मैं और धीरे चल सकती हूँ? ग्रेस ने अपनी मुट्ठी की मालिश की। उसकी उंगलियों के जोड़ों से एक डरावनी चटकने की आवाज़ आई। अगर तुम उठना नहीं चाहते, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं उठ रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। शरीफ इंसान अपने मुंह का इस्तेमाल करता है, शब्दों का इस्तेमाल करता है, हाथों का नहीं। ईथन बिस्तर से उठकर भागा। ग्रेस ने घमंड से अपनी ठुड्डी उठाई। शब्दों का इस्तेमाल? क्या तुम इस लायक भी हो कि मैं अपने शब्दों का इस्तेमाल करूं? ईथन मुस्कुराया। बेशक मैं हूं। शब्दों का इस्तेमाल करना हमेशा हाथों का इस्तेमाल करने से बेहतर होता है। आह, अगर मैंने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया तो तुम टूटने से ज्यादा दूर नहीं हो। ईथन ने उसके नाजुक लाल होठों को देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। सच है, मैं निश्चित रूप से बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दूंगा। ग्रेस ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। उठो, तुरंत जाकर नहाओ। तुम्हारे अंदर से स्मोक और शराब की बदबू आ रही है। ये मुझे मार रही है। हे, ठीक है, एक सेकंड रुको। ईथन उठा, अलमारी से कपड़े उठाए और बाथरूम में भाग गया। बाथरूम में ईथन अच्छे मूड में था। नहाते समय सीटी बजा रहा था। जैसे ही उसने अपने बाल धोना खत्म किया और खुद को सुखाना चाहता था, वो मुड़ा और उसे एहसास हुआ कि तौलिया गायब था। फिर उसे याद आया, क्या ग्रेस तौलिया कमरे में नहीं ले गई थी? ईथन ने बाथरूम का दरवाजा बस थोड़ा सा खोला, अपना सिर बाहर निकालकर चिल्लाया, ग्रेस, तौलिया लाने में मेरी मदद करो। स्टिंकी ईथन, तुम बिना तौलिए के नहा रहे हो, मैं भूल गई थी। इसे लाने में मेरी मदद करो। कितना मुसीबत भरा है, ग्रेस ने तिरस्कार से कहा, लेकिन फिर भी वो उसका तौलिया बाहर ले आई। ग्रेस बाथरूम के दरवाजे के पास गई और देखा कि ईथन ने सिर्फ एक छोटा सा छेद खोला था, जो तौलिया अंदर भेजने के लिए भी काफी चौड़ा नहीं था। हे स्टिंकी फोर्ड, तुम इतना छोटा सा छेद खोलकर क्या कर रहे हो? मैं इसे तुम्हें कैसे थमाऊं? ग्रेस ने उसे घूरा। ईथन ने एक सूखी हंसी हंसा। क्या ये इस डर से नहीं है कि कहीं मैं गलती से तुम्हें अपनी झलक ना दिखा दूं और तुम डर ना जाओ? उसने अपना हाथ उस छेद से बाहर निकाला, तौलिया लेने के लिए इशारा करते हुए। ग्रेस अवमानना से हंसी। मुझे डराना? इस दुनिया में ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो मुझे डरा सकती हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैंने इसे तब नहीं देखा जब हम बच्चे थे। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे पास क्या है। सच में? तो मुझे अच्छी तरह बताओ कि मेरे पास क्या है। ईथन धीरे से हंसा, मजाक में आंख मारते हुए। या क्या तुम अंदर आकर ठीक से गिनना चाहती हो? ग्रेस के गाल गहरे लाल हो गए और उसने उस पर अपनी आंखें घुमाईं। ये लड़की इतनी बोर नहीं है। इसके साथ ही ग्रेस मुड़ी और चली गई। ईथन दबाकर हंसा, दरवाजा बंद किया और नहाना जारी रखा। एक आरामदायक स्नान और नए कपड़े बदलने के बाद ईथन ने खुद को थोड़ा और तरोताजा महसूस किया, लेकिन उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा। उसने ब्रेकफास्ट या लंच नहीं किया था और वो भूख से मर रहा था। ग्रेस, चलो चलें, मैं तुम्हें डाइनर में ट्रीट दे रहा हूँ। ईथन ने अपने बाल सुखाते हुए लिविंग रूम की तरफ चिल्लाकर कहा। ग्रेस खड़ी हुई और उसने शक के साथ पूछा, स्टिंकी ईथन, आज तुम इतने दयालु क्यों हो रहे हो? क्या सूरज पश्चिम से उगा है जो मुझे स्पेशल लंच की ट्रीट दे रहे हो? ईथन के मुंह का कोना फड़फड़ाया। प्लीज, क्या मैं इतना कंजूस हूँ? तुमने आज सुबह साफ सफाई करने में मेरी मदद की, मुझे थोड़ी तारीफ तो दिखानी होगी, है ना? तो तुम खा रही हो या नहीं? अगर नहीं तो मैं अकेले जा रहा हूँ। ग्रेस खुलकर मुस्कुराई। खा रही हूँ? एक फ्री लंच को मना क्यों करना? मुझे भी भूख लगी है। चलो चले मास्टर फोर्ड। दोनों एक साथ घर से बाहर निकले और मिल रेजिडेंशियल कंपाउंड के सामने एक छोटे डाइनर में पहुंचे। ये लंच का पीक आवर था
और काफी लोग खाना खा रहे थे। छोटा डाइनर खचाखच भरा हुआ था, लेकिन गनीमत थी कि उन्होंने बाहर काफी टेबल और कुर्सियां लगा रखी थीं, वरना बैठने की जगह भी नहीं मिलती। ईथन भीड़ से रास्ता बनाते हुए काउंटर पर गया। बॉस, 2 ऑर्डर ब्रेकफास्ट स्किलेट के, 6 बक्स। मालिक फुर्तीला था। उसने पैसे लिए और एक टिकट थमा दिया, फिर अगले कस्टमर का स्वागत करने लगा। ईथन ने पिकअप विंडो पर टिकट रखा और अपने नंबर का इंतजार करने लगा। ग्रेस ने उसके इंतजार के लिए दरवाजे के पास एक खाली सीट ढूंढ ली। आज बहुत से लोग हैं। ईतन ने अपने माथे से पसीना पोंछा। दोपहर में गर्मी थी, भीड़ थी और उसे पसीना आ रहा था। ग्रेस ने उसे पसीना बहाते हुए देखा और अपना मुंह छिपाकर हंसी। खुद को देखो मास्टर फोर्ड, क्या तुम पानी के बने हो, इतना लीक हो रहे हो? ईतन ने उसे एक नजर देखा और हंसा। क्या तुम भी वैसी नहीं हो? मुझ पर बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महिलाएं वे होती हैं जो पानी की बनी होती हैं। खुद को देखो, तुम्हारी जीन्स तुमसे चिपक रही है। ग्रेस ने उसे घूरा। मैं मुझे नहीं पता था कि आज इतनी गर्मी होगी। अगर मुझे पता होता तो मैं शॉर्ट्स बदल लेती। जब वे मजाक कर रहे थे, डाइनर ने उनका नंबर पुकारा। नंबर 36, यहाँ। ईथन ने रिस्पॉन्स दिया। ईथन खाना वापस लाने के लिए अकेले विंडो पर गया। 2 चक्कर लगाने के बाद वे आखिरकार खाना खा सके। ईथन को लगा कि अगर उसने जल्द ही अपना पेट नहीं भरा तो उसका पेट विद्रोह कर देगा। ईथन ने अंडों और हैश ब्राउन्स का एक बड़ा निवाला लिया और बेहद संतुष्ट महसूस किया। ये तुम्हारे लिए। ग्रेस ने सॉसेज के जो टुकड़े उसे मिले थे वे उसकी कटोरी में रख दिए। ईथन मुस्कुराया, अपनी कटोरी से मिर्च बाहर निकाली और उन्हें ग्रेस को दे दिया। ये सालों से बनी एक आदत थी। खाना आपस में बदलने के बाद वे अपने भोजन पर टूट पड़े। ठीक तभी दुकान के सामने सड़क के किनारे 4 साइकिलें आकर रुकी। 4 मिडल एज महिलाएं खाना खाने आई थीं। अपना खाना खरीदने के बाद वे ईथन के पीछे बाईं तरफ एक टेबल पर बैठ गईं। हे, क्या तुमने सुना है? हमारी ट्राई स्टेट स्टील को शायद पिट्सबर्ग स्टील द्वारा एक्वायर और मर्ज किया जा रहा है। भारेरे पति ने भी मुझसे कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ। उन्होंने कहा कि एक बार एक्विजिशन होने के बाद हम सभी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम क्या करेंगे? मेरा पूरा परिवार बूढ़े श्याओ की सैलरी पर निर्भर है। उन चारों में से एक ने रेड फ्लोरल शर्ट और बेल बॉटम्स पहनी थी। उसका सिर मोटा और कान बड़े थे, लेकिन होंठ बहुत पतले थे, जो उसे एक मतलबी लुक दे रहे थे। मैंने ये भी सुना है कि एक्विजिशन की बातचीत संभालने वाला वह वाइस प्रेसिडेंट मिलर, जॉर्ज मिलर है। मैंने दूसरों से सुना है कि वाइस प्रेसिडेंट मिलर ने हमारी ट्राई स्टेट स्टील को सस्ते में बेचने के लिए पिट्सबर्ग स्टील से रिश्वत ली है। ये सुनते ही ईथन और ग्रेस के कांटे एक साथ रुक गए। ग्रेस की भौहों पर हल्की सी नाराजगी दिखाई दी। वो पीठ पीछे अपने माता पिता की बुराई सुनना नफरत करती थी। इस पल दूसरी महिला ने हाँफते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता वाइस प्रेसिडेंट मिलर। तब तो वो बहुत बेशर्म है, बहुत घिनौना है। पतले होठों वाली महिला ने ठंडी सांस ली। मुझे लंबे समय से लग रहा था कि जॉर्ज मिलर के कैरेक्टर में दिक्कत है। अगर उसने सच में पिट्सबर्ग से फायदे लिए हैं तो ये बिल्कुल भी अजीब नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि अगर वो हमारी ट्राई स्टेट स्टील को इस तरह सस्ते में बेचता है तो इससे हमारे सभी वर्कर्स के हितों को नुकसान पहुंचता है। वो बूढ़ा धोखेबाज मिलर, वो किस तरह का वाइस प्रेसिडेंट है? उसके बगल में नीली ड्रेस पहने एक महिला ने चिंता से पूछा। मिसेस प्रिंगल, तो फिर हम क्या करें? क्या हम बस उस बूढ़े आदमी को हम सभी का सौदा करते हुए देखते रहें? मिसेस प्रिंगल का नाम सुनकर ईथन को अचानक एहसास हुआ कि यह बूढ़ी डायन आसपास के इलाके में अपने बड़े मुंह के लिए मशहूर थी। वो तरह तरह की अफवाहें गढ़ना पसंद करती थी और वो घमंडी और झगड़ालू थी। इलाके के कई लोग उससे पंगा लेने से डरते थे और उसे देखते ही बचकर निकल जाते थे। अगर उसके पति मिल में लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर न होते तो इस बूढ़ी औरत को न जाने कितनी बार मार पड़ चुकी होती। घिनौनी। ग्रेस ने उन्हें और भी ज्यादा अपमानजनक बातें बोलते हुए सुना। वो टेबल पटक कर खड़ी होना चाहती थी, लेकिन ईथन ने पहले ही उसे नीचे दबा दिया। रुको। ईथन ने पीछे मुड़कर उन 4 महिलाओं पर एक नजर डाली, फिर शांति से ग्रेस से बात की। चलो सुनते हैं कि यहाँ बदनामी करने और अफवाहें फैलाने के पीछे मिसेस प्रिंगल का क्या गोल है। मिसेस प्रिंगल, कही जाने वाली उस पतले होठों वाली महिला के चेहरे पर खुद को सही समझने का भाव था। 2 महीनों में मिल एक नए वाइस प्रेसिडेंट को प्रमोट करने जा रही है। जब तुम वापस जाओ तो अपने आदमियों से हमारे बूढ़े समोर को सपोर्ट करने के लिए कहना। अगर बूढ़ा समोर पिट्सबर्ग के साथ बातचीत की अध्यक्षता करता है तो निश्चित रूप से वह उस गद्दार जॉर्ज मिलर से बेहतर ही होगा, है ना? दूसरी महिलाओं ने सहमति में बार बार सिर हिलाया।
जब मिसेस प्रिंगल ने उसके पिता को गद्दार कहा, तो ग्रेस खुद को और नहीं रोक पाई। उसने टेबल पटकी और खड़ी हो गई। धराम, चुप रहो। तुम लोग पीठ पीछे मेरे डैड के बारे में अफवाहें क्यों फैला रही हो? मेरे डैड ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उन्हें इस तरह क्यों कोस रही हो? तुम कहती हो कि मेरे डैड ने मिल का सौदा कर दिया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिना सबूत के बकवास कर रही हो। तुमने सुना? किससे सुना? मैंने सुना कि तुम्हारी माँ टपक गई। ग्रेस ने कोसते समय कोई रहम नहीं दिखाया और उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। एक पल के लिए उसने उन चार महिलाओं को इस कदर डांटा कि उनके चेहरे बैंगनी पड़ गए। ग्रेस ने उन चारों को घूरा, उनकी नाकों की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, मैं देख रही हूं कि तुम लोग बस बोर हो रही हो। तुम्हारी जुबान सांप से भी ज्यादा लंबी है। तुम जिंदा दुनिया में भटकने के बजाय नरक में क्यों नहीं चली जाती? सच में तुम्हारे मुंह से तंग आ चुकी हूं। एक गैस मास्क भी शायद तुम्हारी बदबू को नहीं रोक सकता। इंसानों की तरह सजी धजी हो, फ्लोरल शर्ट पहनी है, बहुत भड़कीली लग रही हो। जब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलती, तब तक बहुत बढ़िया भेष है, और फिर हमें एहसास होता है कि तुम कुत्ते हो। ग्रेस द्वारा डांटे जाने पर वे चार महिलाएं गुस्से से कांप रही थीं। उन्होंने ग्रेस की तरफ इशारा किया, वापस कोसना चाहती थीं, लेकिन शब्द उनके गले में अटक गए और बाहर नहीं आ सके। आसपास के सभी खाने वाले भौचक्के रह गए, पूरी तरह दंग होकर ग्रेस को देखने लगे। ये लड़की सेट में कोसती है। इसका मुंह बहुत तेज है। अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि इतनी खूबसूरत लड़की में इस तरह का हुनर होगा। ईतन ने चुपके से ग्रेस को थम्स अप दिखाया। ग्रेस, तुम सच में कमाल हो। तुम तुम बदतमीज लड़की। मिसेस प्रिंगल गुस्से से कांप रही थी। अचानक उनकी सांस फूलने लगी। ऐसा लगा जैसे वो सांस नहीं ले पा रही है और लगभग बेहोश होने वाली थी। दूसरी महिलाओं ने जल्दी से उन्हें संभाला, उन्हें सांस लेने में मदद करने लगी। ग्रेस ने घमंड से सांस खींची। मास्टर फोर्ड, चलो चले। इन्हें देखकर मेरी भूख ही गायब हो गई। इसके साथ ही ग्रेस जाने के लिए मुड़ी और ईतन जल्दी से उसके पीछे हो लिया। वो मिसेस प्रिंगल गुस्से के मारे लगभग मरने वाली थी और आसपास के खाने वाले देखने के लिए जमा हो गए थे। ईतन ने पीछे मुड़कर उस नज़ारे को देखा, फिर ग्रेस का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, ग्रेस, मेरे पीछे आओ। कहाँ जाना है? ग्रेस कंफ्यूज थी। ईतन मजाक में मुस्कुराया और अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला। उनकी टायरों की हवा निकालने के लिए। मेरे होने वाले ससुर के बारे में अफवाहें फैला रही थी। अगर मैं तुम्हें कुछ रंग न दिखाऊं, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि भगवान की कितनी आंखें होती हैं। ग्रेस की आंखों में तुरंत उत्साह की चमक आ गई। ठीक है। ईतन ने उसका हाथ पकड़ा और पास में पार्क की गई उन चार महिलाओं की कार के पास से गुजरने का नाटक किया। अपने दाहिने हाथ में चाकू छिपाकर उसने उसे उनके टायरों के वॉल स्टेम में घुसा दिया, या शायद साइड वॉल में बस एक छोटा सा छेद कर दिया। टायरों को पंचर करने के बाद ईतन ने तुरंत ग्रेस का हाथ खींचा और भाग खड़ा हुआ। उसने मन ही मन सोचा, काटो और भागो, क्या रोमांच है। दोनों हाथ पकड़कर अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे तक भागते हुए आए। नीचे पहुंचकर दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा ये शरारती दिमाग आखिरकार किसी अच्छे काम में इस्तेमाल होगा, मास्टर फोर्ड। ग्रेस हंसी, खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें लेते हुए। ईतन ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। ग्रेस, क्या ये एक तारीफ है? सिर्फ हवा निकालना तो मेरा बड़प्पन है। अगर कोई और होता तो मैं बहुत पहले ही लड़ाई शुरू कर देता। अगर ये अफवाह फैल गई कि जॉर्ज मिलर ने पिट्सबर्ग से रिश्वत ली है, तो ये उनके लिए एक बड़ा झटका हो सकती थी। गॉसिप डरावनी होती है। वो अपनी वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन भी खो सकते थे। सिर्फ उनके टायरों को पंचर करना तो मामूली था। अगर वे अपनी बदनामी में सच में कामयाब हो जाती, तो ईतन उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। मुझे बाद में अपने डैड से सावधान रहने के लिए कहना होगा। उस मिसेस प्रिंगल को कामयाब नहीं होने दे सकती। उनके पति वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए लड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने ये जानबूझकर किया है। ग्रेस ने गुस्से में अपने गाल फुलाए। ये सब नाम और फायदे के लिए है। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो तुम्हारे डैड को ठेस पहुंचाने से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, बस अपने डैड से ध्यान देने के लिए कह देना। ईतन सांत्वना देते हुए मुस्कुराया। ओह, तो मैं पहले घर जा रही हूँ। क्या तुम वापस नहीं जा रहे हो, मास्टर फोर्ड? ग्रेस ने कंफ्यूजन में पूछा। ईतन मुस्कुराया। मुझे टैंक के साथ कुछ काम है। तुम पहले वापस जाओ, मैं बाद में आऊंगा। डिनर के लिए मेरा इंतजार मत करना। ग्रेस ने उसे घूरा। फिर से इतनी ज्यादा पीने मत चले जाना। ओके ओके, मुझे पता है। तुम सच में एक बड़बड़ाने वाली पत्नी की तरह हो। ईतन हंसा। कौन तुम्हारी पत्नी है? मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है।
ग्रेस ने अपनी बात खत्म की और ऊपर जाने के लिए मुड़ गई। ईथन ने अपने कंधे उचकाए, फिर टैंक को फोन किया। दोपहर में ईथन और टैंक कंप्यूटर टावर में गिफ्ट्स लेकर आए और टॉप फ्लोर पर साउथ ब्रिज ट्रेडर्स का ऑफिस ढूंढा। रिसेप्शनिस्ट को यह बताने के बाद कि उनका फ्रैंक जैन के साथ अपॉइंटमेंट है, रिसेप्शनिस्ट ईथन को चेयरमैन के ऑफिस में ले गई। अंदर जाने से पहले ईथन ने टैंक को एक नज़र देखा, उसे सेक्रेटरी कोल को ढूंढने जाने का इशारा करते हुए। टैंक ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वो समझ गया है। रिसेप्शनिस्ट ने दरवाज़ा खटखटाया और उनके आने की अनाउंसमेंट की, और अंदर से फ्रैंक की आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। ईथन ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। हेलो मिस्टर जैन। फ्रैंक शिष्टता से ईथन का स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। हालचाल पूछने के बाद वे रिसेप्शन एरिया में सोफे पर बैठ गए। मिस्टर जैन, मैं इन्वेंट्री लिस्ट खुद लेकर आया हूँ। बाकी चीज़ों के लिए मैं आप पर भरोसा करूंगा। ईतन ने अपनी जेब से लिस्ट निकाली और फ्रैंक को थमा दी। फ्रैंक ने लिस्ट ली, उस पर पार्ट्स देखे और मुस्कुराया। भाई, ईथन को इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं चाहिए। बिजनेस खोलने के लिए काफ़ी है। बाद में अगर मैं ब्रांचेस खोलूंगा तो मुझे और कंप्यूटर पार्ट्स की ज़रूरत होगी। ईथन मुस्कुराया। फ्रैंक ने सिर हिलाया। ठीक है, हम कंसाइनमेंट के बेसिस पर कोऑपरेट करेंगे। मैं सेक्रेटरी कोले से तुरंत कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाता हूँ। चेयरमैन के ऑफिस के बगल में सेक्रेटरी के ऑफिस में टैंक ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आ जाओ। टैंक ने एक हाथ में गिफ्ट बैग लिए दरवाज़ा खोला। हे सेक्रेटरी कोल, गुड आफ्टरनून। टैंक ने एक बेवकूफ़ाना मुस्कान के साथ ग्रीट किया। अरे टैंक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ढूंढ रहे हो? लाना दंग रह गई। टैंक को देखकर थोड़ी हैरान थी। वो जानती थी कि टैंक ईथन के साथ काम करता है, इसलिए अगर वो कंपनी में आया भी था तो उसे फ्रैंक को ढूंढना चाहिए था। सेक्रेटरी कोल, ईथन ने कहा कि वेस्ट फोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को साउथ ब्रिज ट्रेडर्स के साथ कोऑपरेट करने के लिए हमें निश्चित रूप से सेक्रेटरी कोल के सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने मुझसे अपनी तरफ से आने और आपको थैंक यू कहने के लिए कहा। टैंक ने गिफ्ट बैग को उसकी डेस्क पर रखते हुए कहा। एक छोटा सा गिफ्ट, कोई अनादर का इरादा नहीं है। मेरा मतलब है बस आभार जताने का एक तरीका। प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए सेक्रेटरी कोल। लाना ने बॉक्स पर बने लोगो सैक्स फिफ्थ एवेन्यू को देखा और तुरंत हैरानी से अपना मुंह छिपा लिया। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। ये हाई एंड कॉस्मेटिक्स का एक सेट था। एक सेट की कीमत 1,000 से ज़्यादा थी। वो उसकी 2 पेचेक से भी ज़्यादा थी। हालांकि उसके पास घर पर फ्रैंक द्वारा दिए गए महंगे कॉस्मेटिक्स थे, लेकिन एक महिला कभी नहीं सोचती कि उसके पास बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स हो गए हैं। उसने हैरानी के साथ कॉस्मेटिक्स एक्सेप्ट तो कर लिए, लेकिन अचानक उन्हें फिर से नीचे रख दिया और टैंक की तरफ देखने लगी। टैंक, क्या ये गिफ्ट कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं है? हे, महंगा नहीं है। वेस्टफोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को लंबे समय तक साउथ ब्रिज ट्रेडर्स के साथ कोऑपरेट करना है। हमें आपके सपोर्ट पर भरोसा करना होगा सेक्रेटरी कोल। ये छोटा सा गिफ्ट कुछ भी नहीं है। टैंक ने अपना हाथ हिलाया। बस ऐसे ही। सच में? बस ऐसे ही? लाना ने चुपके से राहत की सांस ली। वो युवा लड़का ईथन सच में बिजनेस करना जानता था। चूंकि ये उसकी सद्भावना थी, तो मना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है फिर, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। जब तुम वापस जाओ तो युवा ईथन को मेरी तरफ से थैंक यू कहना। लाना मुस्कुराई और कॉस्मेटिक्स को कैबिनेट के नीचे रख दिया। आप समझो, हो गया। कोई बात नहीं, मैं इसे निश्चित रूप से पहुंचा दूंगा सेक्रेटरी कोल। अगर और कुछ नहीं है तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। टैंक ने शिष्टता से कहा, फिर पीछे हटा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। लाना धीरे से हंसी। ईथन, ये युवा लड़का सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। अचानक डेस्क पर फोन बजा और उसने तुरंत आंसर दिया। लाना, एक कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। हम आज ऑफिशियल तौर पर वेस्ट फोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। लाना मुस्कुराई। ओके, मैं इसे थोड़ी देर में ले आती हूँ। 10 मिनट बाद लाना कॉन्ट्रैक्ट लेकर फ्रैंक के ऑफिस में गई। उसने फ्रैंक और ईथन को टी टेबल पर चाय पीते और हंसते हुए देखा। दोनों बहुत ही तालमेल में और परिचित लग रहे थे। मिस्टर जेन, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। लाना ने पास जाकर कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया। दोनों के लिए एक एक कॉपी। ईथन ने ध्यान से इसे 2 बार ब्राउज किया। ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था। कोई स्पेशल पक्षपात नहीं था। वो बता सकता था कि लाना ने इसमें थोड़ा बदलाव किया था। ये उसके लिए फ्रेंडली था। बुरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सेक्रेटरी कोल के काम से बहुत आश्वस्त हूँ। ईथन ने तारीफ की। फ्रैंक ने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया। भाई ईथन, जब सब कुछ ठीक है तो चलिए साइन करते हैं। ओके। ईथन ने सिर हिलाया। लाना ने दोनों को पेन थमा दिए।
फ्रैंक और ईथन ने ऑफिशियल तौर पर साइन करना शुरू कर दिया। साइन करने के बाद लाना ने उन्हें डॉक्यूमेंट बैग्स में पैक कर दिया। फ्रैंक खड़ा हुआ और अपना हाथ आगे बढ़ाया। आह, भाई ईथन की स्मूथ शुरुआत के लिए एडवांस में बधाइयाँ। जब तक आप और बड़े और मजबूत होते रहेंगे, हमारा कोऑपरेशन एक हायर लेवल पर पहुंच सकता है। भाई फ्रैंक के अच्छे शब्दों को उधार ले रहा हूँ। ईथन ने उससे हाथ मिलाया। ओपनिंग पर बधाइयाँ युवा ईथन। लाना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराई। ईथन ने भी मुस्कुराते हुए आंखें सिकोड़कर उससे हाथ मिलाया। सेक्रेटरी कोल ना सिर्फ एक परी की तरह खूबसूरत है, बल्कि इतनी काबिल भी है। वो सच में मिस्टर जेन की काबिल हेल्पर है। वो फ्रैंक की तरफ देखकर फिर से मुस्कुराया। भाई फ्रैंक, ऐसी अच्छी हेल्पर का होना सच में मुझे ईर्ष्या से भर देता है। युवा ईथन मुझे मक्खन लगा रहे हैं। लाना मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। ईथन और फ्रैंक ने लाना के साथ चाय पर बैठकर आधा घंटा और बातचीत की। आधे घंटे बाद ईथन जाने के लिए खड़ा हुआ। फ्रैंक उसे कंपनी के एंट्रेंस तक छोड़ने आया। ईथन की जाती हुई पीठ को देखते हुए वो गहरी सोच में पड़ गया। क्या तुम्हें लगता है कि ये ईथन कामयाब हो सकता है? फ्रैंक ने मुड़कर लाना से पूछा। अगर उसके जैसे एक बूढ़े लोमड़ी से भी ज्यादा शातिर इंसान को कामयाबी नहीं मिलेगी, तो इस दुनिया में कौन अमीर बन सकता है? लाना हल्का सा मुस्कुराई। फ्रैंक ने अचानक उसकी कलाई पकड़ी, ताकत से। उसे तब तक दबाया जब तक कि दर्द ना होने लगा। तो क्या इसी वजह से तुमने कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव किया? तुम उसे इतना हाई समझते हो? क्या इसलिए क्योंकि वो युवा और हैंडसम है? तुम्हें वो पसंद आ गया है? फ्रैंक का पूरा चेहरा अचानक काला पड़ गया। वो उसे एक क्रूर निगाह से घूर रहा था। आप आप मुझे दर्द पहुंचा रहे हैं। मैंने मैंने बस सोचा कि ऐसे इंसान के साथ लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन रखना सबसे अच्छा है। अगर हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते, तो ये उस पर एक बुरा इंप्रेशन छोड़ सकता था। इसलिए मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। लाना ने अपनी कलाई के दर्द को बर्दाश्त करते हुए समझाने के लिए अपनी भौहें सिकोड़ी। ये सुनकर फ्रैंक ने उसका हाथ छोड़ दिया। उसका चेहरा फिर से नॉर्मल हो गया। वो हमेशा की तरह दयालु दिखने लगा। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। क्या मैंने अभी तुम्हें चोट पहुंचाई? मैं बाद में इस पर थोड़ी दवा लगा दूंगा। उसने अपना चेहरा किताब का पन्ना पलटने से भी तेज बदला। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद ईथन टैंक के साथ स्टोर पर वापस आ गया और हेनरी पेने को ये खबर बताई। ईथन, क्या इसका मतलब ये है कि हम ओपनिंग की तैयारी कर सकते हैं? हेनरी ने एक्साइटमेंट में पूछा। हाँ, 2 दिनों में जब पार्ट्स आ जाएंगे, हम ऑफिशियल तौर पर ओपनिंग कर सकते हैं। ईथन ने पूरे जोश के साथ सिर हिलाया। टैंक ने कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार होते हुए अपनी मुट्ठियां मली। ईथन, अब हमें आगे क्या करना है? क्या हमें जाकर पर्चे बांटने चाहिए या कुछ विज्ञापन चलाने चाहिए? ईथन ने उसे एक रहस्यमयी मुस्कान दी। जरूरत नहीं है। ऑफलाइन विज्ञापन बहुत मुसीबत भरा है और इसमें कम फायदे के लिए ज्यादा खर्च होता है। तो फिर हम प्रमोशन कैसे करेंगे? टैंक ने कंफ्यूजन में पूछा। ऑनलाइन जाओ, मार्केटिंग एक्टिविटीज करो। इसका असर बेहतर होता है। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि सर्च इंजन पोर्टल नाम की कोई चीज होती है? ईथन मुस्कुराया। मुझे याद है ईथन। वो पोर्टल शायद इसी साल जनवरी में लॉन्च हुआ है। ऐसा लगता है कि सर्च करने के अलावा इसमें बहुत सारे फंक्शंस नहीं है। टैंक ने हैरान होकर अपना सिर खुजलाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम नहीं जानते कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर हम भी एक पोर्टल साइट बनाते हैं, अच्छा एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और फिर दूसरे पोर्टल्स पर कम्युनिटी मार्केटिंग करते हैं, तो इसका असर सबसे अच्छा होगा और कॉस्ट परफॉर्मेंस रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। ईथन मुस्कुराया। एसईओ? ईथन, वो क्या है? टैंक ने उत्सुकता से पूछा। इसका मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल और याहू के अलावा पूरे घरेलू इंटरनेट में ये एक नई टेक्नोलॉजी है। बहुत कम लोग इसे समझते हैं। सर्च इंजन अभी इतने समय से नहीं आए हैं और उन्हें अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं मिला है। हम केकड़े को खाने वाले पहले इंसान हो सकते हैं। ईथन सोफे पर पीछे झुक गया, आजमाने के लिए उत्सुक था। टैंक ने अपना सिर खुजलाया। अभी भी समझ नहीं पाया, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह एक पावरफुल मार्केटिंग तरीका था और ईथन इस टेक्नोलॉजी को समझता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने ईथन पर बिना किसी शर्त के भरोसा किया और तुरंत कहा, हे, मैं टेक की चीजें नहीं जानता, इसलिए मैं शायद मदद नहीं कर सकता। ईथन सीधा बैठ गया और उसने अपनी उंगलियां चटकाई। टैंक, तुम्हारे करने के लिए एक और बहुत जरूरी काम है। मेरे पास हाल ही में समय नहीं है, इसलिए मैं इसे सिर्फ तुम्हें ही सौंप सकता हूँ। ये बहुत जरूरी है। टैंक ने पूछा गंभीरता से। ईथन, क्या जरूरी काम? इस एड्रेस का इस्तेमाल करके पहले एक कंपनी रजिस्टर करो, एक सोल प्रोप्राइटरशिप जिसका नाम वेस्ट फोर्ट टेक हो। कुछ पैसे खर्च करो, एक बिजनेस सर्विस कंपनी ढूंढो,
उन्हें अप्लाई करने में मदद करने दो। तुम्हें मुख्य रूप से पूरी प्रोसेस पर नजर रखनी होगी और कॉलेज शुरू होने से पहले इसे पूरा करने की कोशिश करनी होगी। ईथन ने गंभीरता से कहा। फिलहाल स्टोर खोलने के लिए सिर्फ एक इंडिविजुअल बिजनेस लाइसेंस की जरूरत थी, न कि कॉर्पोरेट लाइसेंस की। इंडिविजुअल लाइसेंस जल्दी मिल जाते थे, जो बिजनेस शुरू करने के लिए काफी थे, लेकिन बाद में अगर बड़ा बिजनेस शामिल होता या बिजनेस बढ़ता तो ऑपरेटिंग एंटिटी को बदलना पड़ता। कंपनी खोलना जरूरी था। पूरी प्रोसेस बस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए इसे इस दौरान पैरेलल चलाया जा सकता था। ठीक है, मैं समझ गया। मैं निश्चित रूप से इसे संभाल लूंगा। टैंक ने भारी आवाज में सिर हिलाया। ईथन ने उसके कंधे को थपथपाया और मुस्कुराया। बढ़िया, इसके लिए लग जाओ। परसों हम ओपनिंग कर रहे हैं, 2 दिन बाद। 2 दिनों की तैयारी के बाद साउथ ब्रिज ट्रेडर्स के ट्रक ने एक ट्रक भरकर पार्ट्स डिलीवर किए। सभी अलग अलग ब्रांड्स के बिल्कुल नए फर्स्ट हैंड कंप्यूटर पार्ट्स थे। बिल्कुल नए पार्ट्स पाना मुश्किल नहीं था, मुश्किल काम था सबसे सूटेबल कम कीमत पाना। साउथ ब्रिज ट्रेडर्स के पास बड़े ब्रांड से फर्स्ट हैंड सोर्सेस थे। उनकी कीमतें नेट पर सबसे कम थी। इसका मतलब था कि ईथन पार्ट्स पर ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन पा सकता था। उदाहरण के लिए एक एसुस मदरबोर्ड वो साउथ ब्रिज से $85 प्रति बोर्ड की होलसेल प्राइस पर पा सकता था, लेकिन मार्केट में ये बोर्ड $150 में बिक सकता था और बिल्कुल नया ऑथेंटिक स्टॉक मिलना मुश्किल था। पैसे होने पर भी शायद आपको ये ना मिले। ईथन ने इसकी कीमत $140 रखने का प्लान बनाया। एक बोर्ड बेचने पर $55 की कमाई होगी। इसमें बहुत सारा प्रॉफिट था। दोपहर में अनलोडिंग के बाद ईथन, टैंक, हेनरी और हैना पेने ने मिलकर शेल्फ्स पर स्टॉक लगाया और दरवाजे पर ग्रैंड ओपनिंग के फूलों के बास्केट्स रखे। ठीक तभी स्टोर के बाहर से नील पी की आवाज गूंजी। हाँ हाँ, बधाइयाँ भाई, ईथन को नए स्टोर की ओपनिंग पर बधाइयाँ। नील दिल खोलकर हंसते हुए स्टोर के अंदर आया। वेलकम वेलकम। भाई नील के आने से इस मामूली जगह की रौनक बढ़ गई। ईथन ने मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। ओपनिंग के दिन उसका मूड स्वाभाविक रूप से अच्छा था। नील ने दरवाजे की तरफ पीछे इशारा किया। कई लोग एंट्रेंस के दोनों तरफ फूलों के बास्केट्स लगा रहे थे और दूसरे लोग पूरे सीपीयू को स्टोर के अंदर ला रहे थे। भाई ईथन, मैं वे प्री बिल्ट मशीनें ले आया हूं जो तुम्हें चाहिए थी। अपनी मर्जी से बेचो। अगर तुम उन्हें नहीं बेच पाते तो उन्हें मेरे पास वापस भेज देना। नील मुस्कुराया। ईथन खुश हो गया। इन प्री बिल्ट्स पर भी प्रॉफिट कम नहीं था। ये सभी नील की अपनी दुकान में कॉन्फ़िगर की गई थी। लगभग $1000 में बिकने वाली एक मशीन में कम से कम 30% का प्रॉफिट मार्जिन होता था। ये सब पार्ट्स के प्रॉफिट और पूरी मशीन की प्राइसिंग से आता था। अगर ये $2000 से ऊपर की हाई एंड मशीन होती तो प्रॉफिट कम से कम 50% होता। बढ़िया बढ़िया। सपोर्ट के लिए थैंक्स भाई नील। ईथन ने बार बार अपने हाथ जोड़े। अचानक दरवाजे से हाई हील्स की आवाज आई। ओपनिंग पर बधाइयाँ बॉस फोर्ड। आपके बिजनेस की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की कामना करती हूँ। लॉनी कोल एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रोफेशनल स्कर्ट सूट पहने अंदर आई। उसका फिगर पतला और आकर्षक था, जो सबका ध्यान खींच रहा था। सेक्रेटरी कोल यहाँ है, सपोर्ट के लिए थैंक्स। ईथन मुस्कान के साथ उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। मैं आज यहाँ मिस्टर जैन का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मिस्टर जेन ने कहा कि वह सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें आज एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, इसलिए उन्होंने मुझसे एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आने के लिए कहा। वह ओपनिंग फ्लावर बास्केट है, मिस्टर जेन ने युवा ईथन के लिए भेजा है। लाना ने अपने हाथ से इशारा किया। दरवाजे पर 2 लोग बास्केट सेट कर रहे थे। मिस्टर जेन सच में बहुत ख्याल रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज बैठिए, थोड़ी चाय लीजिए, ईथन ने इनवाइट किया। हैना पेन चाय और पानी सर्व करने के लिए जिम्मेदार थी। उसने सभी को चाय बांटी। लाना रेस्ट एरिया में बैठ गई। दुकान में चारों तरफ हैरानी से देखने लगी। उसे ये सब बहुत अनोखा लग रहा था। कैसा लगा? सेक्रेटरी कोल को भी ये दुकान खूबसूरत लगती है ना? नील मुस्कुराया। वाकई खूबसूरत है। ऐसा डिजाइन मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये एक सिंपल, फैशनेबल, हाईटेक फीलिंग देता है। इस फर्नीचर और लाइटिंग से जो माहौल बना है वो बहुत ही बढ़िया है। ये मेरे द्वारा देखी गई सबसे खूबसूरत दुकान है। लाना ने बहुत हाई इवैल्यूएशन दिया। वो लगातार तारीफ कर रही थी। वो पहली बार ऐसा एडवांस डिजाइन देख रही थी। इसमें विदेशों की दुकानों से भी ज्यादा फील था। थोड़ी देर बाद चार्ली बून और जो थॉमसन ने भी लोगों को फ्लावर बास्केट देकर भेजा ताकि ईथन को ओपनिंग की बधाई दे सके। ईथन, आओ ओपनिंग के लिए रिबन काटो, टैंक दरवाजे से चिल्लाया। ओके, आया, ईथन ने रिस्पॉन्स दिया। फिर दुकान के सभी लोगों को लेकर एंट्रेंस की तरफ बाहर आ गया। आसपास की सड़कों के काफी पड़ोसी दुकान के एंट्रेंस पर जमा हो गए थे। वे उत्सुकता से देखने के लिए रुक रहे थे।
नजारा काफी हलचल भरा था। ईथन ने भावनाओं का एक ज्वार महसूस किया। ये दिन आखिरकार आ गया था। उसका करियर उड़ान भरने ही वाला था। मूल रूप से सिर्फ उसे रिबन काटने की जरूरत थी, लेकिन ईथन ने सम्मान दिखाने के लिए नील और लाना को एक साथ काटने के लिए इनवाइट किया। तीनों लाल कैची हाथ में लिए दुकान के एंट्रेंस पर खड़े थे। ईथन ने बाएं और दाएं देखा और मुस्कुराया। आप दोनों मेरे साथ काउंटडाउन कीजिए। चलिए, एक साथ काटते हैं। ठीक है। नील ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वो भी अच्छे मूड में लग रहा था। 3, 2, 1। वेस्ट फोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को बधाइयाँ। ऑफिशियल तौर पर ओपन। खचाक। जैसे ही लाल रिबन काटा गया, दोनों तरफ कन्फेटी तोपें चलाई गई, जो खुशी से नीचे गिरने लगी। बधाइयाँ भाई ईथन, आज से क्या मुझे तुम्हें सीईओ फोर्ड कहना चाहिए? नील ने मजाक किया। भाई नील, मजाक बंद करो। मैं किस तरह का सीईओ हूँ? बस गुजारा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ईथन ने विनम्रता से कहा। लाना ने अपना मुंह छिपाकर हंसी। सीईओ फोर्ड, शालीन मत बनो। देर सबेर तुम ड्रैगन गेट को पार कर जाओगे। उसे हमेशा लगता था कि ईथन इतनी कम उम्र में इतना शातिर और साहसी है। उसके भविष्य की उपलब्धियां असीमित होंगी। सेक्रेटरी कोल, मुझे मक्खन लगाकर मत मारो। मैं अपना वजन जानता हूँ। आओ, अंदर चलकर बैठते हैं। ईथन ने इशारा किया। युवा ईथन, मैं नहीं बैठूंगी। आज काम का दिन है और कंपनी में अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें प्रोसेस करने की जरूरत है। मुझे वापस जाना होगा। लाना ने माफी मांगते हुए कहा। ए भाई ईतन, मैं भी रेनोवेशन में बिजी होने के लिए वापस जा रहा हूँ। तुम आज ओपनिंग कर रहे हो। निश्चित रूप से तुम्हारी शुरुआत शानदार होगी और तुम बहुत बिजी रहोगे, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सेक्रेटरी कोल, चलिए एक साथ कंप्यूटर टावर वापस चलते हैं। नील मुस्कुराया। लाना ने सिर हिलाया और तीनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। ईतन ने उन्हें जाते हुए देखा और फिर आराम करने के लिए दुकान में वापस आ गया। उसने टैंक को देखा जो स्टोर में कस्टमर्स को ग्रीट कर रहा था। हैंडसम, इस ग्राफिक्स कार्ड को देखो। GF 256 SDR, दुनिया का पहला जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड। मेमोरी फ्रीक्वेंसी 166 मेगाहर्ट्ज। निर्विवाद रूप से नई जनरेशन का कार्ड किंग। ये कार्ड एनवीडिया की लेटेस्ट मास्टरपीस है। मार्केट प्राइस $400 है। हमारे नए स्टोर की ओपनिंग डिस्काउंट इसे सिर्फ 320 पर लाती है। पूरे शिकागो में इससे कम कीमत नहीं होनी चाहिए। ओपनिंग डिस्काउंट मिस मत करो और 2 दिनों में बॉस मूल कीमत 400 को रिस्टोर कर सकते हैं। टैंक के समझाने और क्लोजिंग टैक्टिक्स के तहत उस युवा लड़के ने फैसला करने से पहले सिर्फ एक पल के लिए संकोच किया और इसे खरीदने का फैसला कर लिया। हेनरी पेने शब्दों के मामले में अच्छा नहीं था और सेल्स का काम नहीं कर सकता था, इसलिए ईथन ने उसे कैशियर के पास रखने का अरेंजमेंट किया था। वो पहले सिखाए गए बिलिंग के तरीके का कुशलता से इस्तेमाल कर सकता था और हैना छोटी थी, इसलिए वो सिर्फ मेहमानों को ग्रीट करने और चाय सर्व करने जैसे सिंपल काम ही कर सकती थी। लेकिन वो लड़की बिना किसी ढील के गंभीरता से काम करती थी। दुकान में चारों लोगों ने रेड मेपल लीफ यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उनका जोश पूरा था। प्रोसेस को छांटने और पोजीशंस को बांटने पर ईथन के गाइडेंस के बाद वे सभी अब अपनी ड्यूटीज निभा सकते थे। टैंक ने युवा लड़के को पैसे देते और सामान लेते हुए देखा। उसने शालीनता से उसे दरवाजे तक छोड़ा।